जय हिंद। चलिए देखते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में, और आज हम लोग नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड से देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या है। इससे पहले हम लोग देख लिए थे मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स के बारे में देख लिए थे। स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे, पीएनएस को देखेंगे और एएनएस को देखेंगे। आज लगभग ये तंत्रिका तंत्र को समाप्त कर चुके होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। टॉपिक दीजिएगा मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको जी? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु बोलते हैं इसका। अच्छा ये पहले बताओ कि ये भाग किसका है? क्या ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग है या पश्चिम मस्तिष्क का? किसका भाग है? किसका भाग है? देखिए ये सबसे पहले तो बोला जाए ये सीएनएस का एक भाग है। किसका भाग है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। ना ही ये अग्र मस्तिष्क का, ना ही पश्चिम मस्तिष्क का, ना ही ये मध्य मस्तिष्क का है। हालांकि ये पश्चिम मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किसे होता है? जुड़ा होता है। आप लोग को याद होगा तो ये फिगर याद है, ये फिगर याद है आप लोग को? यहाँ से ऊपर वाला क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाला ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, और नीचे वाला क्या? स्पाइनल कॉर्ड। और ह्यूमन ब्रेन में 3 भाग होते थे, आप लोग को याद होगा तो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो आपने क्या ब्रेन में देखा इसको? नहीं देखा। तो ब्रेन के बाहर है ना, ये जुड़ा है। लेकिन आपने सीएनएस में जरूर देखा होगा, याद होगा। सीएनएस के 2 भाग, एक होता है क्या? ह्यूमन ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी स्पाइनल कॉर्ड को देख रहे हैं। तो सबसे पहला भाग हम लोग कह सकते हैं यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। पहला पॉइंट तो ये कह सकते हैं कि नहीं? तो पहला हम लोग देखें तो ये क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या है? भाग है। तो लिखिए एक पॉइंट, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। अगला देखा जाए इसका आकार तो एक रस्सी नुमा संरचना खोखली है। इसे ऐसे देखिए आप लोग, एकदम नहीं है रस्सी। यहाँ देखिए ना आप लोग का बड़ा वो, तो यहाँ एक रस्सी नुमा है। तो पहला हम लोग कह सकते हैं ये रस्सी नुमा, यह रस्सी नुमा खोखली संरचना है। खोखली संरचना है। रस्सी नुमा खोखली क्या है? संरचना है, जिसकी ऊपरी परत किससे है बताओ? जिसका ऊपरी परत, जिसकी ऊपरी परत या झिल्ली है, जिसे क्या कहते हैं बताओ? ये जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक ऊपरी लेयर है या झिल्ली है, क्या कहते हैं? उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? याद आ रहा है आप लोग को? तो जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के ऊपरी एक लेयर था उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। उसमें 3 पार्ट थे, याद है आप लोग को? लेयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, याद है? डूरा मैटर के बाद क्या बताए थे? डूरा मैटर। लास्ट वाला बताए थे पिया मैटर। बीच वाला क्या बताए थे बताओ? एक डूरा मैटर, एक पिया मैटर। कौन सा? हाँ, आर किया ना, आर्किया नोड, ऐसे ही था। आर्किया नोड देख लेना मीनिंग ना थोड़ा सा। तो पहला डूरा मैटर, आर्किया नोड और पिया मैटर, यही मेनिंजेस की लेयर थे। दूसरा इसके बारे में लिखे तो ये स्पाइनल कॉर्ड
एवं, या फिर ये कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, देखना स्पाइनल, लिखना स्पाइनल कॉर्ड एवं सीएनएस, क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड एवं सीएनएस व मेनेंजेस सीएनएस और मेनेंजेस के बीच एक द्रव पाया जाता है। आपको याद है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये चीज़ें मैंने बताया था। तो जो ब्रेन था, अच्छा ये सही कहना होगा, यह स्पाइनल कार्ड के अंदर भी है, स्पाइनल कार्ड के अंदर। एवं दूसरा ये भी सही कहना होगा कि सीएनएस और मेनिंजेस के बीच में, नहीं कहना सही होगा? क्या ये सही होगा कहना या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। ये ब्रेन था, इसके ऊपर एक लेयर था और यही लेयर मेनिंजेस था। ये इसमें लिक्विड भरा था, ये लिक्विड भरा था यहाँ पर, और इसमें भी भरा हुआ था, आप लोगों को बताया था लिक्विड भरा हुआ था। इसका काम भी हम लोग देखे हुए थे। तो क्या ये सीएनएस एवं मेनिंजेस के बीच कहना सही होगा? या लिख लो इसको स्पाइनल कॉर्ड, ये सही होगा ना, स्पाइनल कॉर्ड, ये सही है ना। स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस के बीच और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये हम लोग पहले जानकारी देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके अंदर देखा जाए तो, और आगे लिखा जाए तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड का आंतरिक संरचना एक तितली नुमा है। ये अंदर जाओगे तो कैसे मिलेगा? तो आंतरिक, लिखना स्पाइनल कॉर्ड के आंतरिक संरचना तितली नुमा। कैसे होगा? तितली नुमा, ग्रे कलर का। कौन से कलर का? ग्रे कलर। एवं बाह्य संरचना वाइट। कौन सा? वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है? तो बोलेंगे एक तितली नुमा है। कौन से कलर का है जी? ग्रे कलर का है। और जो बाहरी संरचना कैसी कलर की है? वाइट कलर के। और जस्ट अपोजिट कहा जाए, जस्ट अपोजिट कहा जाए तो जस्ट इसके उल्टा क्या है? हमारे ब्रेन में है। ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, जो मानव का ब्रेन है, जस्ट अपोजिट नेचर का होगा इसके। जैसे ग्रे कलर आंतरिक है तो ह्यूमन ब्रेन जो होगा बाहरी ग्रे कलर और आंतरिक वाइट कलर। तो उल्टा का मतलब समझ में आया कि लिखवाना तो नहीं पड़ेगा। तो क्या कहेंगे कि ग्रे कलर हो जाएगा आपका बाहरी और वाइट कलर क्या हो जाएगा? आंतरिक। क्लियर हुआ ये चीज़ें? आगे थोड़ा सा कार्य देखें हम लोग इसका। तो लिखिएगा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। ये तो कुछ सामान्य जानकारी हुआ। हालांकि पूछा जाए कि कौन सा ऐसा भाग है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन का कौन सा ऐसा भाग है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है? ब्रेन का कौन सा ऐसा भाग है, ये यहाँ जुड़ा है ना स्पाइनल कॉर्ड से, तो कौन सा भाग है यहाँ? ये कौन? पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग होगा? पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग होगा यहाँ? ये हो गया आप लोग का। पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग होगा? फिगर याद है ये थोड़ा सा आप लोग को? याद है? तो मे बी यही पार्ट जाके मिलेगा,
ये पार्ट का नाम क्या था? मेडुला ऑब्लेंगेटा। क्या यही जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ? देखने से तो यही लग रहा है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। मे बी ये मेडुला ऑब्लेंगेटा जाके क्या किससे जुड़ा होगा? किससे जुड़ा होगा? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से। लिखो फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, फंक्शन देखा जाए इसका। फंक्शन क्या करता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं में सहायक होता है। कौन सी क्रिया? यह प्रतिवर्ती क्रियाओं में अपना भूमिका निभाता है। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड से कई सारे नर्व्स निकले हैं, कई सारे तंत्रिका तंत्र निकले हुए हैं जो सीधे किससे कनेक्ट है? ब्रेन से। किससे कनेक्ट है जी? तो कई सारे यहाँ से देखा जाए, ये जो हम लोग देखें कुछ इस प्रकार से, तो इसके अंदर क्या है? कई सारे ऐसे नर्व्स निकले हैं और सीधे किससे कनेक्ट होंगे? किससे कनेक्ट होंगे? ये ब्रेन से। तो यहाँ पर कई सारी प्रतिक्रिया एक्शंस होता है। जैसे आपके सामने आपकी मनपसंद भोजन रखा है, लिखो पसंदीदा भोजन रखा है, तो कई बार देखो लार चूने लगता है, आता है मुंह में पानी आता है कि नहीं बताओ? नहीं आता है फिर भी। तो जब पसंदीदा भोजन आपके सामने रखा हुआ है तो यहाँ से स्पाइनल एक नर्व्स निकलता है और ब्रेन को कनेक्ट करता है और ब्रेन हमारे अंदर ऐसी एक्टिविटी लाता है। तो जो स्पाइनल नर्व्स निकाला और सीधे किसको दिया? ब्रेन को। और ब्रेन हमें क्या कर रहा है? एक्टिव कर रहा है। तो क्या यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, उसी को क्या बोल रहे हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कर रहा है। तो पहला हम कर सकते हैं पसंदीदा भोजन देखने से क्या हो रहा है? मुख में पानी आना, मुख में पानी आना। दूसरा देखा जाए, दूसरा इस तरह से हम लोग कार्य देखें तो जैसे आप सांप वगैरह देख रहे हो, क्या देख ले रहे हो? सांप देखने पर डर जाना, क्या कर देना? डर जाना। तो आपने सांप देखा तो ये डर जाने का रिएक्शन कौन क्रिएट करा रहा है? ब्रेन। कौन कराता है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? एक ऐसी नर्व्स निकाल के हमें सिग्नल दे रहा है ब्रेन को, और ब्रेन हमें क्या कर रहा है? एक्टिव करवा रहा है। क्या करना है? डरना है। इसी प्रकार जब तापमान वाले चीज़ों पे या हीट पे आप हाथ रखते हो, हीट पे ऊष्मा वाले चीज़ों पे अपना हाथ को रखते हो तो आपको एहसास होता है गर्म लग रहा है, जल रहा है, इसको झटाक से पीछे क्या कर रहे हो? हटा रहे हो। पीछे क्या कर रहे हो? हटा रहे। इसके पीछे हटाने का पीछे का भी रीजन कौन है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को सिग्नल दिया और ब्रेन हमें एक्टिव मोड में लाया। तो मेरा बताना यही है कि ये किसमें कार्य कर रहा है? बताओ। बात समझ में आ रही है आप लोग को? प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? ये सीधे नर्व्स ब्रेन को सिग्नल दिया और ब्रेन हमें क्या कर दिया? उसके लिए एक्टिव कर रहा है। ये चीज़ें लिखेंगे जरूर। लेकिन एक यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है या फिर क्या कर सकते हैं नोट में? किसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा? सोचने के लिए नहीं होगा, विचार करने के लिए नहीं होगा, विचार करने के लिए नहीं, सोचने और विचार करने के लिए ये प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं करता है, नहीं करता है। याद रखिएगा, सोचने विचार करने के लिए या समझने के लिए, क्या करने के लिए? समझने के लिए कोई प्रतिवर्ती क्रिया ये नहीं करेगा। कौन? ये आपका कौन कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। इसको लिखिए फटाक से, इसको लिखिए। सोचने के लिए नहीं करेगा, विचार करने के लिए नहीं करेगा वो। हुआ? थोड़ा सा नहीं दिखता ना तो थोड़ा साइड में एकदम बीच से बीच बैठेंगे तो फिर तो डिस्टर्ब करेगा ही। थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो दिख जाएगा। ठीक,
सोचने, समझने और विचार करने के लिए यह कोई प्रतिक्रियाएं नहीं करता है। जैसे पसंदीदा भोजन हो, सांप देखें, कोई यहाँ पर हेट हो, या फिर आप डरना वगैरह हो जाता है, जब डरते वगैरह हो तो ये इसी के लिए जिम्मेदार होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम पता चला आप लोग को? सीधा सा मतलब है ये क्या कर रहा है, एक प्रतिवर्ती क्रियाएं के लिए एक सूचना पहुंचा रहा है। कहां पर? ब्रेन के लिए। अब ब्रेन हमें क्या कर रहा है, वैसे रिएक्ट करवा रहा है। कब डरना है, कब रोना है, कब हंसना है ना? इरेज किया जाए तो स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग ने देखा। तो ये ब्रेन का हम लोग किस पार्ट को खत्म कर चुके बताओ? क्या सीएनएस आपने खत्म किया? क्या सीएनएस में 2 भाग था? तो क्या आपने पूरा डिटेल से ह्यूमन ब्रेन को देखा? पूरा भाग को देखा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आपने इसी के अंदर देखा मिड ब्रेन देखा, जो आपको ऑडियो वीडियो। इसी के अंदर हिंड ब्रेन देखा, पश्च मस्तिष्क, पहला सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स, ये देखा। जस्ट आप उसके बाद जो बचा हुआ था सीएनएस का भाग, कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद आपको लिखवाया गया था पीएनएस के बारे में। उसके बाद लिखवाया गया था पीएनएस और एएनएस। तो हालांकि ज़्यादा एग्जाम में आप लोग को जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, ये सीमित बस ब्रेन तक रहेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कभी बाय द वे जो हो गया पूछेगा तब यहाँ से पूछ सकता है। तो आइए इसको भी समझ लिया जाए थोड़ा सा। तो लिखिएगा टॉपिक में पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आप क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत कम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। आपको बार बार सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, यही सब चीज़ देखने को मिलता होगा, है ना? तो दीजिएगा पीएनएस, पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हिंदी में क्या बोलेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। आइए पहले इसको समझते हैं, ठीक है? तो इसमें 2 तरह की चीजें हमने बताया था, याद है आप लोग को? कॉर्नियल नर्व और स्पाइनल नर्व। एक कॉर्नियल नर्व निकलता था, एक स्पाइनल नर्व। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ इनपुट ऑर्गन्स हैं। कौन सा ऑर्गन्स है? इनपुट ऑर्गन्स। जैसे कि बात किया जाए तो आई, जो बाहर से लेता है उसको बोलते हैं इनपुट। जो बाहर से लेता है, जो अंदर से देता है उसको क्या बोलते हैं? आउट। तो जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, नेक्स्ट टंग के बाद स्किन हो गया। क्या बोलेंगे? स्किन। तो ये सभी क्या है? कुछ इनपुट ऑर्गन्स है। तो यहाँ से नर्व्स निकालेगा। क्या निकालेगा? तंत्रिका निकल रहे होंगे। तो कुछ नर्व्स ऐसे निकलेंगे जो किससे जुड़े होंगे? स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा स्पाइनल नर्व होंगे जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होंगे। मतलब ये कुछ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होंगे जिसे स्पाइनल नर्व कहते हैं। और ऐसे ही कुछ निकले होंगे जो कर्नियल से जुड़े होंगे, जिसको कर्नियल नर्व कहते हैं। ऐसे ही कुछ क्या होंगे, यहाँ से नर्व निकलेंगे और किससे जुड़े होंगे? कॉर्नियल नर्व। मतलब किससे जुड़े हैं? ब्रेन से जुड़े हैं। कॉर्नियल का मतलब किससे? कपालीय यानी ब्रेन, और स्पाइनल यानी मेरु रज्जु तंत्रिका। बात समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए, तो ये कुछ 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिससे 2 तरह का नर्व निकल रहा है, तंत्रिका निकल रहा है। जो इससे एक तरह का जो नर्व निकल रहा है वो किससे कनेक्ट है? आपके मेरु रज्जु से, इसलिए इसको बोले स्पाइनल नर्व। और एक तरह का ऐसा नर्व निकल रहा है जिससे कपाल से यानी ब्रेन से कनेक्ट है, इसको बोल रहे हैं कॉर्नियल नर्व। और यही दोनों को जोड़ने का
काम जो करेगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारा यहाँ नर्व स्पाइनल कॉर्ड के पास गया और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जा रहा है, ब्रेन से जा रहा है, या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, तो दोनों को ऐड करने का काम कौन करेगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, तो ये कहेंगे यह इनपुट अंगों एवं क्या बोलेंगे, एवं CNS बोल दे तो सही होगा, क्योंकि ये दोनों भाग किसका है, ये ब्रेन, ये भी दोनों भाग किसका होगा, CNS। तो कहेंगे इनपुट अंगों एवं CNS को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है कार्य जी, कौन कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है बताओ, PNS। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से दो तरह की नर्व निकल रही है, एक स्पाइनल नर्व निकल रहा है जो कि आपको इनपुट ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है, किससे जोड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से, और एक ऐसी नर्व निकल रही है जिसको कॉर्नियल नर्व कहते हैं, ये सीधे किससे जोड़ रहा है, ब्रेन से। किससे जोड़ रहा है, ये ब्रेन से। और यही स्पाइनल नर्व और ब्रेन वाला नर्व को जोड़ने का जो काम कर रहा है, ये PNS काम कर रहा है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र कर रहा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये समझ में आया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आगे देखो थोड़ा सा, स्पाइनल नर्व कितना क्वेश्चन पूछ ले कि कितना टोटल नर्व होते हैं, और ये कॉर्नियल नर्व कितने होते हैं, इरेज करें इसको। देखिए जो स्पाइनल नर्व है ये टोटल जो होंगे 31 पेयर नर्व होंगे, जो निकाले नहीं ये सब तंत्रिका, ये कितना है टोटल 62 पेयर में ही पूछेगा। बाय द वे पूछ ले तो किसमें पूछेगा, पेयर। तो जो नर्व निकले स्पाइनल नर्व, अच्छा पहले तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, PNS दो टाइप का, पहला कौन सा हो जाएगा, स्पाइनल नर्व, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कॉर्नियल नर्व। स्पाइनल नर्व देखा जाए तो ये 31 पेयर में, 31, इसको देखा जाए तो ये 12 पेयर में, कितने 12 पेयर। अच्छा इसमें से नोट्स में लिखा हो तो टोटल लिखा गया, बस उतना याद नहीं करना है, बस 4 ऐसे मैंने ब्रैकेट किया होगा, देखोगे तो नोट्स में ध्यान देना, ऐसे मैंने बॉक्स बनाया है 4, उसको बस ध्यान में रखना है। ऐसे 12 मैंने लिखा है उसमें, बस 4 आपको ध्यान में देना है। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी नर्व, क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व ये किस लिए होता है, गंध के लिए संवेदनशीलता होता है। मतलब जैसे ही गंध होगा तो सीधा नर्व किसको, ब्रेन को टच करेगा, ब्रेन हमें क्या करेगा, एक्टिव करेगा, तब जाकर हमें क्या आएगा, गंध आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या कहेंगे, गंध के लिए, किसके लिए, स्मेल के लिए, गंध के लिए, गंध के लिए, गंध के लिए संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है, गंध के लिए संवेदनशील होता है। तो क्लियर पहला। दूसरा देखा जाए तो एक होगा ऑप्टिक नर्व, दूसरा क्या बोलेंगे, ऑप्टिक या ऑप्टिक्स लिखेगा, ठीक है, नर्व। तो ऑप्टिक नाम से ये आंखों में मिलता है,
अरे ऑप्टिक्स एक चैप्टर भी है शायद में भी फिजिक्स का, याद है ना ऑप्टिक्स, अध्याय नंबर 7 में भी 7 या 6 ऐसा होता है, 9 या 10 का ऐसा होगा, ऑप्टिक्स पढ़ते हो उसमें ना। तो ये क्या होगा, ऑप्टिक जो होता है आँखों के लिए, किसके लिए, आँखों के लिए, आँखों के लिए जिम्मेदार होता है, जिम्मेवार होता है, आँखों के लिए जिम्मेवार होता है। अगला देखा जाए तीसरा, तो तीसरा एक मिलेगा जिसका नाम है ट्रैक्लियर, ट्रैक्लियर करके नाम लिखा होगा, ट्रैक्लियर नर्व, ट्रैक्लियर नर्व, क्या लिखा होगा, ट्रैक्लियर नर्व। ये ट्रैक्लियर जो है ये आँखों के ऊपर जो ये ब्लैंकिंग करता है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, एब्रो के नीचे ये ऊपर नीचे है, ब्लिंकिंग करता है, इसको कंट्रोल करता है, हाँ पलक करके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लड़कियां लोग तो कुछ कुछ बना लगते हैं, इसको बनाते हैं, चाहे इसको बनाते हैं कि नहीं, चूचा कहें कर रही है, हाँ लड़का भी बनाता है, लड़कियों में अच्छा लगता है, लड़का में थोड़ी लगता है, वो तो वैसे ही बहुत ठीक लगता है। आप लोगों के लिए कम से कम सजने के लिए कितना घंटा चाहिए, 45 मिनट या घंटा चाहिए कि नहीं चाहिए, जी। लड़का क्या करेगा, तुरंत बाहर झड़ाए, झड़बो नहीं करेगा, एकदम इसे करके चल, है जी, अब ऐसा नहीं है, अच्छा मतलब आप क्या पता नहीं, वो तो शाही बना रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो देखो यहाँ पर ट्रैक्लियर नर्व, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक्लियर, मतलब बड़ा एग्जाम्पल दे रही है खिचड़ी। चलो यहाँ पर देखो, फिर पता चलता है परेशान उससे वही खुद हो रही है कि क्यों शाही बन गया, भगवान फिर गलती को देती है, कहाँ इतना गर्मी कर दिए हैं, जितना मेहनत हुआ सब मेकअप तो गिरने लगा है। चलो यहाँ देखो ट्रैक्लियर नर्व, ट्रैक्लियर जो नर्व है ये क्या कहेंगे, आँखों की ऊपरी और निचली पलकों के लिए जिम्मेवार होता है, लिखो आँखों की ऊपरी एवं निचली पलकों के लिए जिम्मेवार होता है। इस सब का कोर्स होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं, और बहुत अच्छा अच्छा कोर्स होता है, 1.5 लाख रुपए दे के लोग सीख रहे हैं, 1.5 लाख रुपए। तो एक ट्रैक्लियर हो गया, एक वीगस नर्व हो जाएगा, वीगस नर्व, वीगस नर्व ये हृदय एवं पाचन के लिए जिम्मेवार होता है, हृदय की कार्यप्रणाली एवं पाचन के लिए, क्या बोलेंगे, हृदय के कार्यप्रणाली, हृदय के कार्य प्रणाली एवं हृदय की कार्यप्रणाली एवं पाचन के लिए जिम्मेवार होता है, जिम्मेवार होता है। बात समझ में आई। तो ये आपको 4 याद रखना है, और उसमें बस ऐसे 31 पेयर याद रखना है, 12 पेयर ऐसे याद रखना है, 31 पेयर ऐसे याद रखना है, और इस 12 पेयर में बस ये 4 को बस ध्यान में दीजिएगा। बाय द वे कभी क्वेश्चन पूछे तो आप कर सकते हो, समझ में आया? बाकी किसी चीज़ को याद नहीं करना। ये क्लियर हुआ? 4 वेगस नर्व हृदय की कार्यप्रणाली में पाचन के लिए जिम्मेवार होता है। हो गया। अगला देखा जाए, पीएनएस खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा है? एएनएस। लिखिए एएनएस। एएनएस
ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये क्या काम कर रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस है, जैसे हार्ट, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर या फिर किडनी, चाहे ब्लड, जो भी कार्य कर रहा है इनवॉलेंट्री रिएक्शन, उसको क्या कर रहा है, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो बस ऐसा लिख लो, बॉडी इंटरनल एक्शन, या फिर इसी को लिखना इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे पहला लिखा जाए तो लिखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी श्वसन हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी, नेक्स्ट लिखे तो किडनी। क्या होता है किडनी का वर्क बताओ? हाँ, और बोला जाए नेक्स्ट बोला जाए, अरे ऑर्गन्स बोलो ना, लंग्स, लीवर, जो भी ऑर्गन्स है ना, तो ये सभी का इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हो रहा है, इसको जो कंट्रोल करने का काम करेगा, इसको कंट्रोल जो करने का कार्य कर रहा होगा, ये जो नर्व है, ये जो नर्व निकल रही है, इसे कंट्रोल करने का जो काम कर रहा है ANS, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे शरीर के इंटरनल इनवॉलेंट्री रिएक्शंस है, जैसे आपको पता होगा इंटरनल वॉलेंट्री रिएक्शन मेडुला ऑब्लोंगाटा भी कर रहा था, याद आ रहा है आप लोग को? मेडुला ऑब्लोंगाटा। और जो कहेंगे वॉलेंट्री रिएक्शन जो था, वॉलेंट्री रिएक्शन एक्शन जो था, ऐच्छिक क्रिया है, सेरिबेलम कर रहा था, याद है? सेरिबेलम कर रहा था। कौन कर रहा था? सेरिबेलम। और जो कि इनवॉलेंट्री कौन कर रहा था? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो नर्व्स हैं, यहाँ से जो तंत्रिका निकल रही है, उसी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हुआ। इसमें भी दो पार्ट देखे थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, याद आ रहा है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक था, अनुकंपी और परा अनुकंपी, अनुकंपी और परा अनुकंपी था। उसको देखते हैं, पहले इरेज किए थे इसको। ये सब सिंपल है, थोड़ा थोड़ा है जिसमें आपको याद करना है। अगला देखा जाए तो इसी का ऐसे दो भाग हम लोग देखें, सिंपैथेटिक नर्वस और एक था पैरा। तो इसको अनुकंपी, अनुकंपी तंत्रिका और इसको परानुकंपी क्या बोलेंगे?
परानुकंपी तंत्रिका। अच्छा देखिए, अपनी बॉडी में यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिख लिए तो देखिए, अपने शरीर के अंदर जो एक्शंस होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती हैं, वो उतार चढ़ाव होते हैं। हाँ, उतार चढ़ाव होती है। क्या होता है? ऊपर नीचे, बीच में बहुत कम होगा। जैसे एक आप हाईली रनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करके आए हैं तो आपकी हार्ट जो वेट है वो क्या 72 होगा या 72 से ज़्यादा होगा? लगभग ज़्यादा होगा, 90-100 के अप्रोक्स देखने को मिलता है। कितना? 90-100 के अप्रोक्स में। तो क्या आपका जो हार्ट एक्चुअल में कार्य कर रहा था, तो एक्चुअल में कार्य कर रहा है? बढ़ गया ना उसका लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन वही आप देखिए 10 मिनट के बाद, जैसे 10 मिनट होगा उस समय क्या होगा? आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी। हार्ट रेट क्या होता है? तो एक बार में क्या हुआ? हाई हुआ, और फिर कुछ समय के बाद क्या हो गया? नॉर्मल। तो जो हाई कर रहा है, वो हाई करने के लिए जिम्मेवार कौन हो गया? सिंपैथेटिक। लेकिन वही नॉर्मल करने के बाद कौन जिम्मेवार हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। जैसे ऐसे देखो, आप चढ़ाई पे जा रहे हो या तैराकी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तैराकी कर रहे हो। उसके बाद जब उससे बाहर निकलते हो तो देखो तुम ऑक्सीजन कैसे लेते हो? बहुत तेजी से लेते हो। तो क्या आपकी ऑक्सीजन जो लेवल है, जो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो किसके कारण कर रहे हो? सिंपैथेटिक। लेकिन यही 10 मिनट के बाद आप देखना तो आपका क्या ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया? नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। तो ये बढ़ाने का जो काम कर रहा है सिंपैथेटिक, और नॉर्मल करने का काम कौन कर रहा है? इसी प्रकार और कोई काम ले लो, जैसे किसी भी तरह के आप कोई डरा देता है तो रोंगटे वगैरह खड़े हो गए, 10 मिनट के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो रोंगटे खड़ा भी कौन कर रहा है? और ये नॉर्मल कौन कर रहा है? अच्छा, पाचन तंत्र की कमी ये कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? नॉर्मल। मतलब ये चीज़ों को बढ़ाता और घटाता है, और ये उसको बात समझ में आई आप लोग को? तो बस एक आध पॉइंट लिख लीजिए इसमें। पहला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको इरेज किया जाए। ठीक, तो एक पॉइंट में हम लोग लिखे यहाँ पर, पहला लिखा जाए तो यहाँ पर देखें, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। क्या बोलेंगे? यह हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और ये क्या करेगा? हार्ट रेट को सामान्य कर देगा ना। अगला हम लोग देखें यहाँ पर, श्वसन की लेवल को बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। दूसरा देखा जाए तो ये श्वसन के लेवल को सामान्य कर देगा। अगला देखा जाए, ये रोंगटे भी खड़े कर देगा। यह देगा, और यह इसको सामान्य कर देगा। सामान्य कर। अगला एक आध कमी वाला भी लिख लीजिएगा। यह पाचन तंत्र, पाचन को कम कर देगा।
यह पाचन को कम कर देगा। दूसरा देखा जाए, यह पाचन को सामान्य कर देगा। यह पाचन को सामान्य कर देगा। यह पाचन को सामान्य। अगला देखा जाए, इसमें यह मांसपेशियों को सिकोड़ देगा और यह मांसपेशियों को सही कर देगा। बस इतना लिख लीजिए, हो जाएगा ये। उसके बाद कुछ बीमारी देख लेते हैं। हुआ? देखते हैं, कुछ ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उसको समझने का प्रयास किया जाए। हाँ, इरेज करें इसको। अगला टॉपिक लिखेंगे, ब्रेन रिलेटेड डिजीज, मस्तिष्क संबंधित बीमारियां। लिखेंगे ब्रेन रिलेटेड डिजीज, यानी मस्तिष्क संबंधित बीमारियां। दो तरह से बीमारी होता है, एक फंक्शनल हो जाएगा, एक डीजेनरेटिव हो जाएगा। पहला बीमारी देखा जाए तो फंक्शनल, दूसरा बीमारी देखा जाए तो डीजेनरेटिव। ये फंक्शनल एक डिजीज। तो फंक्शनल डिजीज में होता क्या है? तो फंक्शनल बीमारी में हमारी ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है, तो उसको कौन सा कहते हैं? फंक्शनल। डीजेनरेटिव का मतलब होता है जब हमारे ब्रेन में कहीं चोट लग गया हो, वहाँ के सेल मर गई हो, तो वो सेल मरने के बाद वहाँ पर फिर से दोबारा वो सेल जन्म नहीं ले सकती है या फिर प्रिपेयर नहीं हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेटिव डिजीज। बात समझ में आ रही है? तो ये क्यों हो रहा है? जब चोट लग गया या फिर कहीं चोट लगने के बाद वहाँ पर सेल तो मारी गई, जब सेल मारा गया तो फिर वहाँ पर दोबारा से पुनर्जन्म नहीं ले रहा है, तो वो चीज़ एक हो जाएगी और दूसरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, तब उसके लिए हो जाएगा। तो अगला देते हैं फंक्शनल डिजीज। फंक्शनल डिजीज, फंक्शनल डिजीज, फंक्शनल डिजीज। तो पहला बीमारी का नाम होगा एपिलेप्सी। पहला बीमारी होगा एपिलेप्सी करके नाम बताओ, थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट बताओ। हाँ क्या है? स्पेलिंग बोलो। एपी, हाँ, LESY, एपिलेप्सी ना। देखो, एक होता है एपिलेप्सी, इसी को बोला जाता है हिंदी में मिर्गी। नाम सुने हैं आप लोग? हाँ, इसको अपास्तपात भी कहा जाता है। अपास्तपार भी कहा जाता है में भी मिर्गी को। एपिलेप्सी समझो क्या होता है, ये मिर्गी एक बीमारी है। किस तरह होता है इसको समझा जाए। हमारे ब्रेन के अंदर, यहाँ देखिएगा, लिखने वाला काम नहीं, बस बीमारी लिखना, तो समझना है। हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलती है, मतलब यहाँ पर लगभग करंट निकलने का कार्य होता है। वही नर्व से निकल रही है जो हमें क्या कर रही है? एक्टिव कर रहा है, उस चीज़ों को एहसास दिलवा रहा है। तो हमारे ब्रेन के अंदर क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्या बोलेंगे?
इम्पल्स, मतलब विद्युत आवेग निकल रहा है। क्या निकल रहा है? विद्युत आवेग। जब यही विद्युत आवेग जो हो जाएगा मैक्सिमम निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा? मैक्सिमम। या फिर कहेंगे वही जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हो गया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हो गया किसी एक जगह निकल रहा है। क्या कर रहा है? तो यही स्थिति कहलाती है मिर्गी का। यही स्थिति क्या कहलाएगा? देखो फिर से ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। एक बीमारी है ब्रेन के कारण होती है, ब्रेन में होता है, जिसका नाम है एपिलेप्सी। मिर्गी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिर्गी। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर विद्युत आवेग निकलता है। क्या निकलता है? विद्युत आवेग। तो कई बार क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगा या एक जगह ही निकलने लगा। क्या निकलने लगा? एक जगह में निकलने लगा, और वो स्थिति क्या होती है? मिर्गी। किसी इंसान को मिर्गी एक बार आ गया तो वो चांसेस है कि वो बार बार आ सकता है, और वो इंसान के पास एक परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज, आपको जीवन भर उसका दवा खाना पड़ेगा, तभी जाके आप सही रहोगे। दूसरा इसमें होता है क्या, ये बीमारी होने से लोग सुने होंगे मोजा वगैरह सूंघाने लगता है। सुने हो? मोजा सूंघाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे वैसे लोग सही या मोजा सूंघाएगा या फिर गंदगी चीज़ों को सूंघाएगा कि वो जग जाए, ऐसा नहीं होता है। ये मतलब हादसा ऐसा सुनाया जाता है या फिर कहा इसीलिए जाता है क्योंकि जब एक इंसान को मिर्गी लगा था तो उस समय इंसान मोजा ही सूंघाया था, और वो मतलब कि कह सकते हैं कि वो ठीक ही हो रहा था तभी सूंघा दिया। कई बार चीज़ नहीं होता है कि चीज़ें सही, जैसे बारिश होने ही वाला था और तुम कह दिए कि बारिश होगा, तो लोग कहता है कि ना हम ही बोले तबे हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता? सुने हो ना? तो वैसे ही वो इंसान ठीक ही हो रहा था और मोजा सूंघा दिया, तो एक मिथ बन गया कि नहीं मोजा सूंघाने से लोग ठीक है, और उस समय से परंपरा बन गई कि लोग को क्या सूंघाता है। लेकिन बिल्कुल भी ये सही नहीं है। बात समझ में आया? और देखिएगा मिर्गी वाले इंसान को आग से, किससे? आग से दूर रखा जाता है। किससे? पानी से। ये एलर्जी नहीं है, ये दूर रखने का मेन कारण है कि ये आग के सामने होगा और मिर्गी मार देगा तो उसकी जान भी जा, इसलिए बोला जाता है कि भाई थोड़ा मिर्गी है तो दूर रहना आग से। मान लीजिए तैराकी करने गया, उसी समय मिर्गी आ गया, दौरा आ गया, तो भैया वो जी पाएगा? तो कहीं इसकी ना एलर्जी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि किसी को मिर्गी वाला बीमार व्यक्ति है, तुम आग से दूर रहना और पानी से। एक याद आता है ऐसी हादसा कि सरस्वती पूजा थी, और जब रहते थे झारखंड में तो सरस्वती पूजा बड़ा धूम मतलब होता था, और रात को घर से भाग भाग के पंडाल में सोने के लिए जाते थे। अब बैचलर होता था तो वहाँ पर खुद कुछ बनाएगा लोग, और बना के लोग, और ऐसे नहीं रात रात भर कोयला भी उतरवाता था। गाड़ी जो आती थी, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला बताए थे, तो यहाँ पर गाड़ी आती थी, गाड़ी को रुकवा के भैया हम लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं, जब प्रसादी की व्यवस्था होगी तो आपको दिया जाएगा। तो कोयला भी वो लोग देता था, और कोयला उतार वातर कर रखना, कभी लिट्टी चोखा लगाना, तो कभी ये करना, कभी तो अच्छा लगता था। तो घरे से लोग भाग भाग के लोग कहाँ जाता था? वहीं। और घरे वाला रोज गाड़ी दे रहा है कि कहाँ गया है, क्या कर रहा है, वहाँ पर पी रहा है, खा रहा है, मतलब तो यही होता है। तो लोग वहाँ पर, एक वहीं का लोग था जिसको मिर्गी की बीमारी थी, तो एक आग लगा हुआ था, तो पूरा एकदम आग लगता है तो पूरा भयानक लगता है उस चीज़ों का, कोयला का, और वहीं बैठा था, और उसी को मिर्गी पहले आता था, और उस समय मिर्गी आ ही गया था, उससे मिर्गी उसको आ गया। आग पे गिरने वाला ही तो एक इंसान पूरा क्या मार दिया, पैर से तो फेंका गया, अन्यथा उसका जान चला, मतलब थोड़ा थोड़ा जला हुआ था वहाँ से। तो इसलिए जब मिर्गी हो जाए किसी को तो ये बताया जाता है इससे आप क्या रहो, दूर रहो। रीजन क्यों? क्योंकि भाई कब वो मार देगा तोरा। इसको दौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दौरा, मिर्गी का दौरा। बस एक बीमारी ऐसे लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें कैसे कैसे हो सकता है जी ये रीजन? पहला रीजन कहा जाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, चोट वगैरह लग जाए। क्या लग जाएगा? शरीर ना, ब्रेन क्या लग जाए, चोट लग गया हो कहीं। चोट लगने के बाद कई बार तनाव वनाव में स्थिति में होता है इंसान, तो ये सभी रीजन से ये चीज़ें होने को देखने, लिख लो ना थोड़ा सा इसको। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी। हिंदी में अपासपार ही कहते हैं। देखो ना क्या लिखा है, अपासपार। में भी मुझे लग रहा है अपासपार। क्या है? ठीक है ना? क्या है? अपासमार।
तो म कर लेना, प की जगह प फ भ म, तीनों को तो पीछे हुआ है पास में। चलो नहीं जी, अपास्मार्ट, एपिलेप्सी। तो दिक्कतें समझ में आया क्यों होता है? कई बार ये ना जेनेटिक्स भी हो जाता है, होता है तो फिर जन्म से ही उसको दिया जाएगा फिर वो करके। बड़ी खराब बीमारी है, इसका परमानेंट इलाज ही नहीं। अगला देखो, एक बीमारी होगा माइग्रेन। एक बीमारी का नाम होगा माइग्रेन। माइग्रेन है? हैं? हाँ, किसी को हुआ है क्या? उसको माइग्रेन हो गया था? तो जिसको माइग्रेन हुआ जाएगा ना, लाइट वगैरह से बहुत एलर्जी होगा, लाइट से, या बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगा ना तो उसका तुरंत सिर में पेन आने लगेगा। वो रीजन होता है कि वो इंसान बहुत तनाव में रहता है, तभी हो जाएगा। भैया हम जो बता रहे हैं ये लक्षण है, ये हम नहीं, मतलब ये साइंटिफिक है। आप इसको सर्च करना और देखना, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कैसे जान गए आप तनाव में नहीं रहती हैं? और भी काफ़ी रीजन से तनाव में रहेगी, या फिर दूसरा इसमें और भी, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, और देखो उसमें लक्षण क्या है। तनाव हो जाएगा, या फिर उसमें ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो गई हो जन्म में। अरे जन्म से जब उसकी जन्म हुआ होगा बच्ची का, तो शुरू में ही ऑक्सीजन की कमी हो जाने से हो जाता है। जैसे जन्म ली ना बच्ची, तो उसमें ऑक्सीजन का ब्रेन में कमी हो गया, तो वो उस समय भी देखने को मिलता है। तो तनाव होना, स्ट्रेस ले लोगे तो ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो ऐसे चीज़ें हो जाती है। माइग्रेन लिख लेना, माइग्रेन। और क्या क्या लक्षण लिखा है? 2 लक्षण, और तीसरा क्या लक्षण बताओ? हैं? अच्छा, खान पान खराब करा, फास्ट फूड बड़ा ध्यान देती हैं आप लोग, बर्गर पिज्ज़ा, उसे ही नहीं ध्यान देते हैं? अरे वो जंक फूड होता है ना, हमारी हेल्थ को खराब करता है। आजकल देखना, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उन लोगों को खाना पता किस पे आ गया है? एकदम सादा साधारण खाना खाता है। उन लोगों को सुबह चना चाहिए, चना में मूंग या फिर वो चीज़ें रहना है, वो अनार वगैरह रहता है, तब देखना वो खीरा वगैरह खाएगा, क्योंकि वो लोग जानता है कि क्या मुझे नहीं खाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जंक फूड से बचना चाहिए। फिर भी लोग आजकल तो खाने वाला तो खा ही रहे हैं, चलने वाला तो चल ही रहा है। अच्छा, एक मोमोज बड़ा चलता है, नहीं खाते हो कि नहीं? घर पे तो बढ़िया है। उसमें वो जब खाना हो तो वो सही रहता है, बॉयल वाला। बाहर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉयल खाइए। मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, तो बॉयल वाला सही लगता है। इससे ये होगा कि तेल का कोई मामला ही नहीं है। किससे बना वो? स्टीम से। तो एक थोड़ा पनीर वाला बड़ा फेमस रहता है, कुछ वो करेगा नहीं, छोटा मोटा वो डाल देगा, वो पनीर वाला हो गया। और दूसरा उससे फ़ायदा ये कि ग्रीनेज सब्जी मिल जा रहा है उसमें आपको, क्योंकि ग्रीन वाला पत्ता गोभी डाला जाता है, कुछ सोयाबीन डाला जाता है, जो भी है। तो दूसरा आप मसाला से बच गए, और यहाँ पर देख रहे हो ऑयल से बच गए, तो वो चीज़ खा सकते हैं, वो सही है। ओनली बॉयल, नॉट अ फ्राई। फ्राई वाला थोड़ा सा आप लोग को नुकसान कर सकता है। तो दूसरा देख लिया जाए, माइग्रेन बीमारी कौन सा है? माइग्रेन। तो माइग्रेन्स या माइग्रेन? माइग्रेन देख लीजिएगा। तो माइग्रेन बीमारी ये भी एक फंक्शनल बीमारी है। ये क्या कह सकते हैं? अधिक ध्वनि एवं अधिक प्रकाश या लाइटिंग, वही लाइटिंग के कारण अचानक सिर में क्या हो जाएगा? दर्द होने लगता है ना। तो इसकी लक्षण, सिम्टम्स देखा जाए तो आप देखिए, तनाव, खराब खान पान, जंक फूड या खाना कई दिनों तक ना खाना, जन्म के समय ऑक्सीजन में कमी। कहाँ पर? ब्रेन में। कहाँ पर? तो ये सभी स्थिति देखने को मिल जाता है ना। तो तनाव होना बड़ा ख़राब चीज़ होता है।
ये सब चीज़ें दूर रहना चाहिए इंसान को, बट हर इंसान के पास तनाव है। माइग्रेन्स हो गया। तीसरा एक देखो कि मेनिंजेटिस, तीसरा बीमारी देखेंगे तो मेनिंजेटिस। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, मेनिंजेस जो है उसी में संक्रमण हो जाता है। तो मेनिंजेटिस एग्जाम में पूछता है, ये पूछा गया है, जहाँ तक मैं आवाज़ जो सुन रहा हूँ उस नाम को मेनिंजेटिस पूछा गया है। इसको इरेज किया जाए। तो अगला बीमारी जिसका नाम है, ये भी फंक्शनल है, मेनिंजेटिस। तीसरा बीमारी जो फंक्शनल है वो होगा मेनिंजेटिस। ये भी फंक्शनल है। इसमें होता क्या है कि एक संक्रमण आ जाता है, कहेंगे मेनिंजेस मेम्ब्रेन या झिल्ली या परत में वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस के कारण संक्रमण क्या आ जाएगा, संक्रमण आ जाता है। तो जब संक्रमण आ जाए तो ये मेनिंजेस झिल्ली को ही क्या कर सकता है, प्रभावित करता है। तो जब ये प्रभावित हो जाएगा तो जस्ट इसके अंदर कौन सा है, CSF, कौन सा है बताओ, अरे CSF है ना। तो जब CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल और फ्लूइड, यही तो है। तो जब इसमें संक्रमण आ जाए तो ये सूजन क्या हो जाएगा, मेनिंजेस जो है इसमें क्या हो जाएगा, सूजन, स्वेलिंग आ जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ये जो अंदर का जो फ्लूइड है इसमें भी क्या आ जाएगा, संक्रमण, क्या आ जाएगा, संक्रमण। तो ये स्थिति देखने को मिलता है। ये स्थिति कब देखने को मिलेगा, कभी चोट वगैरह लग जाए या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, माइग्रेन्स वाला ही लक्षण देखने को मिलता है, जो माइग्रेन्स में खान पान, तनाव वगैरह देखने को। लेकिन मेन कारण देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ये कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के संक्रमण से ब्रेन में कौन सी बीमारी, मेनिंजेटिस, और कहाँ मतलब कि ये एंट्री करता है, मेनिंजेस जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है उस पर, जिससे सूजन आ जाएगा और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में क्या हो जाएगा, संक्रमण आ जाता है, जिसके कारण अपना काम नहीं कर पाता है। इसमें लोग अपनी याददाश्त वगैरह को भी धीरे धीरे खो देते हैं, ये चीज़ों को भी। एक एंजाइटीज भी होता है, एंजाइटी बोल रहे हैं, एंजाइमर एक अगला डिजीज है, एंजाइमर, सुने हो एंजाइमर? कोई लगता है कि हमको हो गया है, ऐसा लगता है कि कोई इंसान भूल जाता है। एंजाइमर नहीं होता, एंजाइमर करके। तो एंजाइमर बूढ़े लोग का होता है, बूढ़े लोग को देखना, लोग बड़ा हंसता है, या फिर घर में उसका बेटा ही या घर के बहू या पतो का रहता है, देखना मतलब ऊंची आवाज़ में बोल देती है, एक बार में नहीं सुनते हैं तो लोग, एक बार दो बार हो जाता है। उनको समझ में ये नहीं आता है कि आने वाले समय में आपकी भी हालात, ऊपर वाला आपको रखेगा तो हो सकता है 20-30 साल के बाद आपका भी यही हालात होगा। तो ये माइंड क्या सिकुड़ने लगता है, तो उस तरह से अब आपके जैसा ब्रेन जैसा काम करा वैसे उसका, और उसका सबसे अच्छा सहारा उस बूढ़े माँ बाप का होता है, उसके पोता पोती सबसे बेस्ट, जो वो पोता पोती हंसाता है, खिलाता है। देखना ज़्यादा वो उंगली पकड़ के लेके जाएगा रास्ते में, तो हर इंसान का वो दौर आएगा, बट वो इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। तो कई बार हमें समझना चाहिए, हम लोग अपने घर में ही कई बार हम लोग गुस्सा होकर बोल देते हैं, भाई उनकी परेशानी मेन जेन्युइन है। जो हम लोग भी उस उम्र में होंगे तो हमारी ब्रेन भी वो सिकुड़ेगा और उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे आज कर रहे हैं। उनको कम सुनाई देगा, कम समझ में आएगा, एक काम को 4 बार बोलना होगा, आप अन्नस हो जाएंगे, है 4 बार बोलना पड़ रहा है, ये वो होता है कि नहीं होता है। घर के पतो झजुआ के बोल देती है, बोल देंगे नहीं, तब उन्हें से आते हैं उसका लड़का, क्या हुआ जी, तब वो बोल देता है लोग, है कि हैं, अरे उनके पति, वही उनके पति श्री बोल देते, क्या होता है, क्या मैंने कहा तो बोली हैं, तो अजीब हाल है। उसको कुछ समझना चाहिए ना, वो एज है ना, और पढ़ी लिखी बहुत समझ जाएगी, पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो वो समझेगी कि नहीं ये एक दौर है,
वो सबके साथ गुजरता है। आज देखो अनाथ आश्रम इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है क्योंकि एक अपने बेटा को अपने माँ बाप को नहीं समझा जा रहा है। मतलब क्या है वो जिंदगी, मतलब जीना एकदम वो एकदम नत है, क्या ही कहोगे। मतलब अपने माँ बाप को नहीं वो रख सक रहा है तो क्या तुम जी क्या रहे हो, सबसे बड़ा तो वो चीज़ है। और अनाथ आश्रम में देखना लमसम लाखों, हर जगह देखो पूरा अनाथ आश्रम भरे हुए, कौन है, बूढ़े माँ बाप है कि नहीं। तो बड़ा समस्या है, लोग हो जाते हैं, वो भूल जाता है, कहता है कि नहीं हमारे सोने की परी आ गई है तो तू सोने की परी डुबा देगी, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ बड़ा खराब है, समझ में आया। चलिए ये चीज़ें मेनिंजाइटिस हुआ। अच्छा अब थोड़ा सा डीजेनरेटिव डिजीज को देखा जाए तो एक है, इसमें देखना कौन सा एक बीमारी, एक आध दो इसमें भी है। एक पार्किंसंस करके एक नाम है, नाम बताओ कौन सा है, कौन सा बीमारी, पढ़ भी नहीं पा रही है, ये भी तो समस्या तो है। पार्किंसंस ना, पार्किंसंस डिजीज। देखो ये सभी डिजीज जो है ये बुढ़ापों में देखने को मिलेगा, ये ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। कहाँ देखेगा, ये कैसी बीमारी है, मैंने यहाँ से कर दिया, कौन सा बीमारी है, डिजेनरेटिव, ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। इसमें देखिएगा ना जो बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा, तो बूढ़े लोगों का हाथ कभी देखो ऐसे कांपता है, ये बीमारी टाइप का हो जाता है, पार्किंसंस। क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज। तो इसमें क्या होता है, लक्षण में हाथ एवं पैर कांपता है, कांपता, हाथ और पैर क्या करने लगेगा, कांपने वगैरह लगने लगता है, और बुढ़ापों में देखने को ज़्यादा मिलता है। एक और बीमारी है जो बड़ा प्रसिद्ध है, एल्जाइमर, ए है, एल्जाइमर ऐसी स्पेलिंग है, ZHIMER, एल्जाइमर, ZHI। आप लोगों ने बताने में बड़ा समझ, हाँ अरे बताइए ना भैया, बताइए, मिटाइए। हाँ हाँ एन भी है, चलिए एल्जाइमर्स बोलते हैं इसको। ये बीमारी भी ओल्ड एज में दो तरह के प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन का नाम बताओ, एक हो जाएगा गाउ, एमाइलाइड एंड गाउ, एमाइलाइड एंड गाउ प्रोटीन की कमी कारण, क्या है, टाउ, ठीक है, टाउ प्रोटीन के कारण, कमी के कारण, प्रोटीन के कमी के कारण होते हैं। तो ये दोनों याद रख लेना बस इसको, एमाइलिड और टाउ प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें लोग अपनी याददाश्त खो देता है, बुढ़ापों में देखने को मिलता है। बस ये कुछ बीमारी रही जो आपको ध्यान में रखना है, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स दो प्रोटीन है, एमाइलिड एंड टाउ के कमी के कारण होता है। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ से नर्वस सिस्टम समाप्त हो चुका है। कल नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ यहीं पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।